नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में ये 2.5 पन्ने का एक प्रस्ताव है, रिजोल्यूशन, जो मोदी सरकार की कैबिनेट ने पारित किया है। और ये प्रस्ताव बहुत खास है, ऐतिहासिक है। और इस प्रस्ताव की लाइनों को, इस प्रस्ताव में जो कहा गया उसको सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस देश को कहां ले जाने की कोशिश हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं और आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में इस देश के लिए नए खतरे क्या है। हालांकि मैं जानता हूं मेरी इस व्याख्या पर बहुत सारे लोग नाराज होंगे, मोदी समर्थक, कथित वो भक्त जो खुद को राम भक्त कहते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, लेकिन राम की मर्यादा से जिनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है, वो सब लोग नाराज होंगे। लेकिन आप खुले दिमाग से सुनिए और आने वाले खतरे को, संभावित खतरे को समझिए, और इसी में आगे चर्चा करेंगे एनके सिंह से भी। लेकिन पहले सुनिए, यह प्रस्ताव है मोदी कैबिनेट की तरफ से पारित। पहली लाइन में लिखा हुआ है, कैबिनेट रिजोल्यूशन ऑन प्राण प्रतिष्ठा एट श्री राम टेम्पल अयोध्या धाम। यूनियन कैबिनेट टुडे पास्ड ए रिजोल्यूशन ऑन प्राण प्रतिष्ठा ऑफ श्री राम टेम्पल एट अयोध्या धाम 24 जनवरी। ठीक है, अब इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया और कैसे प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक प्रधानमंत्री, या इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ ये तो कह ही रहे, लेकिन एकदम देवतुल्य बनाने की जो कवायद चल रही है बीते कुछ महीनों में या कुछ सालों से, उसको क्या रूप दिया गया, क्या शब्द दिया गया, उसको सुनिए और समझिए। कैबिनेट ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी गई है कि आपके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य आपको रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर बधाई देते हैं। भारतीय सभ्यता बीते 5 शताब्दियों से जो स्वप्न देख रही थी, आपने वो सदियों पुराना स्वप्न पूरा किया है। प्रधानमंत्री जी की आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है और उसमें जो आगे है कुछ खास पॉइंट, उसके बाद एनके सिंह को जोड़ूंगा। 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है अयोध्या में, वो ऐतिहासिक है, अद्वितीय है। वो इसलिए अद्वितीय है क्योंकि यह अवसर शताब्दियों बाद आया है। हम कह सकते हैं कि 1947 में इस देश का शरीर स्वतंत्र हुआ था, लेकिन अब इसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे सभी को आत्मिक आनंद की अनुभूति हुई है। मतलब ये देश भले ही 1947 में आजाद हुआ, शरीर देश का स्वतंत्र हुआ, इसमें आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा अब हुई है। ये प्रस्ताव कैबिनेट का ये कहता है। जिस आजादी के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव झूल गए। हजारों लोगों ने गोलियां खाई, सीने पर गोलियां खाई। जिन जाबाजों की शहादत से हजारों पन्ने रंगे हुए हैं। आजादी की जिस लड़ाई में जान देने वाले वो लोग, या वो सेनानी, या वो जाबाज जो दशकों तक जेलों में रहे, उन सब की दास्तान हजारों पन्नों में दर्ज है, सैकड़ों किताबों में दर्ज है। और दुनिया में आजादी की लड़ाई में भारत के जो योद्धाओं ने, जाबाजों ने, सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम लोग, नाम लेंगे तो अभी लंबी श्रृंखला है, उन सब की कहानियां, उन सब का संघर्ष, और उसके बाद भारत की आजादी 1947 में। लेकिन अगर कैबिनेट ये प्रस्ताव पारित करके कहता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो की है, उसके बाद ही देश में आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसी से समझिए, क्या यह देश सिर्फ शरीर स्वतंत्र हुआ और आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी? क्या इस देश की आत्मा आजाद नहीं हुई थी? क्या कहने की कोशिश है? बहुत सारी चीजें और हैं, लेकिन इनके सिंह को जोड़ते हैं ताकि इसकी सप्रसंग व्याख्या कर सकें। सिंह साहब, बहुत शुक्रिया जोड़ने के लिए। मैंने सुबह आज जब टाइम्स ऑफ इंडिया में पहली हेडलाइन देखी, वहीं से मुझे पता चला दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ के, और तभी मैं चिंतित हुआ कि क्या स्थिति आ गई है कि ऐसा रिजोल्यूशन कैबिनेट पारित करता है। और इसमें बहुत सारी आगे भी बात है, जिसमें एक जननायक भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को। अभी जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक कहा जाता रहा, जिन्हें भारत रत्न दिया गया 48 घंटे पहले, और जननायक के तौर पर कर्पूरी ठाकुर की कहानियां अभी देश बीते 2 दिनों से सुन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जो 25 साल, 20 साल, 30 साल से जिनको समझ पैदा हुई, या जो उसके बाद की पीढ़ी है। लेकिन अचानक उन्हें जननायक भी कहा गया। लेकिन वो सब पहलू पर, पहली बात एनके सिंह साहब, आपकी प्रतिक्रिया, चूंकि आप संविधान के अध्येता भी हैं और संविधान की आप व्याख्या भी करते हैं, और ये देश संविधान से चलने वाला ही देश है,
और हम सब लोग मरते दम तक यही चाहेंगे कि देश संविधान से ही चले। तो अब इसकी व्याख्या आपसे सुनना चाहता हूं, जो लाइनें हमने कही कि देश में आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा अब हुई है। ये मिस्र में आपके ममीज होते हैं, जो पिरामिड्स होते हैं उसमें ममीज रखे जाते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके शरीर में एक मसाले का लेप करके ममीज रखे जाते हैं, वो 10 शताब्दियों तक चलते हैं। इस आज के कैबिनेट रिजोल्यूशन से, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, इससे ये लग रहा है कि 1947 से 22 जनवरी तक हम लोग ममीज के रूप में रहे, लाशें थी और लाशों में आत्मा नहीं थी, शरीर सिर्फ था। ये इसका एक वो है, मतलब कि जो 1947 में के पहले गांधी, नेहरू और जो तमाम लोगों ने समर्पण किया था, भगत सिंह जो आपने नाम लिया, ये लोग, ये सब कुछ बेमानी था। मोदी नाम का एक व्यक्ति आता है और वो उसकी प्राण, ये सारे मरे लोग जो थे जिनको लेप लगा के लाश के रूप में रखा गया था 47 से आज तक, इनको मोदी जी ने जीवन अब दिया है। तब सवाल उठता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जिस संविधान में लिखा है वो संविधान तो मरे हुए लोगों का था। हम भारत के लोग तो था ही नहीं, क्योंकि भारत के मरे हुए लोग थे। ये तो मोदी जी 22 को आए हैं, जिस दिन उन्होंने वहां लेट के प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में, जो कि एकल मतलब अकेला शो था मोदी जी का, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भारत की आत्मा लौटी है। वरना इसके पहले हम सब लोग मरे हुए थे। ये सुप्रीम कोर्ट, उसके फैसले, ये पार्लियामेंट जो चला करती थी, ये पूरी जो इतिहास है, ये सब कुछ मरा हुआ था, इसकी आत्मा नहीं थी। ये एक मरी हुई लाश पे हम लोग थे और अब ये मोदी जी आए हैं तो दिया है। दरअसल इसको अगर आप गौर से देखें, ये करना क्यों पड़ा? कैबिनेट रिजोल्यूशन ये असाधारण है। ये कैबिनेट रिजोल्यूशन इस तरह के होते हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, या इस तरह की कोई कयामत बर्पा होती है, तब ये किया जाता है कि एक कैबिनेट का रिजोल्यूशन है जिसमें प्रधानमंत्री को सारे पावर्स दे दिया, वह इस तरह की चीजों में होता है। ये जो किया है, ये अगर आप देखें तो 24 पॉइंट का है ये रिजोल्यूशन, और 24 पॉइंट में 17 बार प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री या आपके द्वारा, आपके लिए, आपके लोग, ये हम लोग, तो ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। टोटल करीब अगर आप देखें तो ये 17 बार में 5 बार प्रधानमंत्री, जब उससे भी पेट नहीं भरा तो माननीय प्रधानमंत्री, एक जगह बीच में लाया गया है कि उसे लगा कि प्रधानमंत्री का थोड़ा सा और किया जाए, तो माननीय प्रधानमंत्री डाला गया, और उसके बाद आपके द्वारा, आपके लिए, आपने, ये शब्द आपके 11 बार, कुल 17 बार ये आए हैं इस पूरे, ये प्रधानमंत्री ने लिखवाया है। और जानते हैं क्यों? हिस्ट्री में एक चीज, टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल ये होता है कि आने वाली जब पीढ़ी आएगी तो कहीं इनको डिक्टेटर न कह दे, इसके लिए मोदी जी ने, मैं आपको उसके शब्दों की व्याख्या करूंगा क्यों ये कहा गया है, लेकिन ये डिक्टेटर ना हो और ये लगे कि एक युग प्रवर्तक था, ये कृष्ण था। मोदी अब इसके लिए नहीं परेशान है कि नेहरू से बड़े हैं, नेहरू से छोटे हैं। अब ये अशोक से ऊपर जाना चाहते हैं, सम्राट अशोक, खैर वो तो मुगल है, अकबर, लेकिन ये अशोक वगैरह कोई भी पिछले 2-3 हजार सालों में कोई ऐसा नहीं रहा है जो मोदी ऐसा था, और मोदी में भगवान का अंश आ जाए। ये इसके पीछे की एक आया था जो कहा जाता है कि संभवामि युगे युगे, जो गीता में कहा गया है कि जब बहुत कुछ हानि हो जाती है दुनिया की तो भगवान मानव शरीर में प्रकट होते हैं। मोदी ने ये जो लिखवाया है, ये रिजोल्यूशन, ये दरअसल टाइम कैप्सूल है, ताकि आने वाले युगों में, आने वाले समय में, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस एनालिसिस करें, उसके लिए हम शब्द हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन जो शब्द हम एनालाइज करेंगे तो ये समझ में आएगा। बिल्कुल, बीच में मैं रिपीट करता हूं जरा, जो इस प्रस्ताव में, कैबिनेट के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे, मुहावरे तो फेल है,
जो कहा गया, उससे पहले भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, जिसकी लाइनें कहती है, जो आपने शुरुआत की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हिंदी में बोल रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ये करते हैं। ये सब लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से 11 दिन का उपवास किया या उपक्रम किया, जिसका बहुत महिमा मंडन किया गया, और कैबिनेट ये कहती है कि वास्तविकता में देखें तो कैबिनेट के सदस्यों के लिए यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं बल्कि अनेकों जन्मों में एक बार का अवसर कहा जा सकता है। मतलब कैबिनेट के सहयोगी कह रहे कि हम धन्य धन्य हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम आपकी कैबिनेट में शामिल हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया कि आज हमारे सामने साक्षात मोदी जी हैं और उनके कैबिनेट के हम सहभागी आपको देख पा रहे हैं। वो आगे लाइन है, हम सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। सीधे करें, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस कैबिनेट में विद्यमान हैं, यहां मौजूद हैं और साक्षात मोदी जी हैं। और इसी में भगवान राम के लिए जन आंदोलन वगैरह का जिक्र है। लेकिन ये कहना कैबिनेट का, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, जनता का जितना स्नेह आपको मिला है उसे देखते हुए आप जननायक तो है ही, अब नए युग के प्रवर्तक के बाद आप नवयुग प्रवर्तक के तौर पर भी सामने आए हैं, जननायक है। और हम सौभाग्यशाली आपको देख पा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिया मोदी जी का, आपकी कैबिनेट में हम आपके सामने बैठे, हमारा जीवन धन्य हो गया। यही ये सारे कैबिनेट के सहयोगी इसमें प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तमाम दिग्गज नेता। हो क्या गया, कहां जाना चाह रहे हैं, देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं ये लोग? ये 20वां नंबर है, पॉइंट नंबर 20 है। उन्होंने पॉइंट जानबूझ के नहीं दिया है, लेकिन पॉइंट चूंकि एक एक पॉइंट बगल में रखा हुआ है तो हमने उसको कैलकुलेट किया, तो ये 20वां नंबर है। ये कहता है माननीय प्रधानमंत्री, जैसे अभी तक प्रधानमंत्री से उनको लगा कि कोई लोचा ना हो जाए तो उन्होंने माननीय आगे लगा दिया। माननीय प्रधानमंत्री, जनता का जितना स्नेह आपको मिला है उसे देखते हुए आप जननायक तो है ही, मतलब ये तो हो गया सर्टिफिकेट। ये जननायक जयप्रकाश होते थे, अब ये मोदी हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है जी, परंतु आप इस नए युग के प्रवर्तन के बाद आप नवयुग प्रवर्तक के रूप में सामने आए हैं। मतलब कि कृष्ण गीता में कहा संभवामि युगे युगे, जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब अच्छा वो तो भारत मतलब अर्जुन के लिए कहा है, अर्जुन को बताया है कि मैं इस तरह से आता हूं। यहाँ पे ये कैबिनेट कह रहा है कि साहब जब ये ग्लानि हो रही थी, और इसमें आगे एक जगह इतना अच्छा लिखा है, वह इसलिए अद्वितीय है क्योंकि ये समय शताब्दियों बाद आया है। हम कह सकते हैं कि 1947 के इस देश का शरीर स्वतंत्र हुआ। और इसके तो आगे एक जगह ये भी लिखा है, एक जगह ये भी लिखा है कि साहब ये छोड़ दीजिए, ये कैबिनेट तो छोड़िए, वायसराय की जो काउंसिल ऑफ वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसको भी अगर जोड़ दिया जाए तो भी ऐसा ये आज कैबिनेट का जो रिजोल्यूशन हम करने जा रहे हैं, ऐसी महान ओकेजन इसके पहले कभी नहीं, मतलब अंग्रेजों को भी जोड़ दिया है और कहा है कि यह महान ओकेजन है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, युग प्रवर्तक, ये युग प्रवर्तक कब होता है, इसको धीरे से जोड़ देंगे ये संभवामि युगे युगे, और तब हम जब ग्लानि होने लगती है धर्म की तो हम आते हैं। और ये कह के कृष्ण राम तो हो ही गए, मोदी उस दिन जब लेट हो गए थे तो वो राम तो हो ही गए हैं, और उन्होंने कहा थी लगभग इसी तरह की बात। और अब मोदी कृष्ण भी हो जाएंगे ताकि वोट लेने में कोई दिक्कत ना हो, और किसी एक दिन और कैबिनेट का रिजोल्यूशन आएगा तो शंकर भी हो जाएंगे, ये तो हो गया। लेकिन जो कैबिनेट का ये भाषा है, देख के लग रहा है कि सरकार हम सब आपके साथ हैं, और देखिए हमें हटाइएगा नहीं, हम तो हर चीज करने को तैयार है। कुछ इस तरह की भाषा लग रहा है मुझे याद, बार बार जब मैं ये पढ़ रहा था, करीब 20 बार हमने इसको पढ़ा है, और उस मानसिकता में हम डीपली गए कि आखिर ये लिखा कैसे गया होगा, ये रीढ़ विहीन कैबिनेट। तो मुझे याद आया
कि मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, आने वाला इतिहास हमें हिकारत से देखेगा, बड़े घिनौने नजरों से देखेगा, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मेरी मेरी पीढ़ी में किसी धड़ पर कोई चेहरा न था। इस कैबिनेट के रिजोल्यूशन के बाद जो लोग सदस्य हैं, जो कह रहे हैं कि साहब इस जन्म में मोदी जी आपने तो तारा ही, कई जन्म आगे के हैं उसमें भी हम नहीं देख पाते मोदी जी, आप तो भगवान हैं। ये इस तरह का ये रिजोल्यूशन है। क्या एक आदमी भी नहीं था जो कह सके कि ये भाई इतना तो ना कर। कहाँ? आप लेकिन ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, आप ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं तो नहीं मेरे हाँ, ख्याल से हाँ ये जो कोशिश हुई है ये दिखाने के कि साहब बाकी तो मीडिया वीडिया कर ही रहा है जो कर रहा है, मोदी जी को इसमें भी इंडोर्स कर दिया है, ये तपस्वी भी है। ये मोदी हमारा सिर्फ वोट कैचर नहीं है, ये जाके दीदी और दीदी सिर्फ नहीं करता है, ये कितना बड़ा तपस्वी है कि आरएसएस चीफ ने भी सर्टिफिकेट उस दिन दे दिया और अब कैबिनेट कह रही कि साहब 11 दिन का आपने अनुष्ठान किया था और वो व्रत करके उसके बाद ये हासिल हुआ है। तो आप जरा सोचें, उसके बाद ये आप नवयुग प्रवर्तक हो गए। अब एक सिंह साहब देखिए, कैबिनेट की तो आप अगर वहां कहें कि वहां कोई रीढ़ वाला हो तो ये कहना उनसे ज्यादा उम्मीद करना होगा। हमने वो तस्वीरें इस मोदी कैबिनेट की देखी थी कुछ साल पहले की, जब हर्षवर्धन जैसे सीनियर मोस्ट लीडर, एक कैबिनेट के सारे सहयोगी बैठे थे सामने एक कुर्सी पर, प्रधानमंत्री मोदी और हर्षवर्धन जैसे क्लास में पहली पंक्ति में कोई छात्र खड़े होकर जवाब दे रहा वैसे खड़े थे। तो कैबिनेट की हैसियत हम जानते हैं, लेकिन अब यहां से हम जरा दूसरे खतरे की तरफ हम चलना चाहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र का बयान देना, जो हम बार बार जिक्र करते हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इंटरव्यू में कहते हैं हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, और जो बीजेपी के बहुत सारे नेता हाल के दिनों में शपथ लेते देखे गए, गिरिराज सिंह टाइप के लोग या बहुत सारे विधायक सब बोलते रहते हैं, विधायक मंत्री। लेकिन इस तरह से जो अब शुरुआत हुई है प्राण प्रतिष्ठा के बाद और इस तरह से कैबिनेट का रिजोल्यूशन, ये एक तरह से संविधान को कमतर और उसके ऊपर बरस एक हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी सरकार को ऊंचा रखने की कवायद और यहां से आने वाले समय के खतरे, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, उस पर रिजोल्यूशन में शायद आपने एक चीज मिस कर ली है या शायद उस पर नजर नहीं पड़ी है, आगे कहेंगे। उसमें एक जगह कहा गया है, ये पूरे जानबूझ के कहलवाया गया है कि ये पूरे भारतीयों की सदियों से साध रही है। हाँ, 500 साल पढ़ लिया मैंने। कहा गया है कि एक इमारत गिराई गई, ये सब कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं कहा गया है। ये पूरे भारत इसलिए कहा गया है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये ना कहा जाए कि साहब ये कुछ एक विवादित स्तर था या ये सब था, ये सीधे कहा जाए कि हर भारतीय चाहता था, लेकिन पिछले सरकारें इतनी नालायक थी कि उन्होंने वो इच्छा पूरी नहीं की और युग प्रवर्तक नहीं बन पाए, मोदी जी बने। लेकिन ये नहीं है, ये उसकी मेरे ख्याल से आप थोड़ा माइल्ड है असेसमेंट पे, ये उसकी बुनियाद है। जब उसने कहा कि आत्मा अब आई है तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं, ये तो मरा हुआ, ये संविधान तो वी दी पीपल मरे हुए लोगों ने लिखा था, वी दी पीपल में आत्मा कहां थी? वी दी पीपल तो ममीज थे जो विश्व में जो शवों को सुरक्षित किया जाता, ये उस तरह के लोग थे जिन्होंने ये लिखा था आत्मा तो 22 तारीख को आई है। अब ये आत्मा क्या करेगी? ये जगेगी, और जगेगी तो संविधान बदलेगी। संविधान कैसे होगा? कितना बढ़िया मोदी जी ने बता दिया कि राम विधान है, अब जब आत्मा जग जाएगी तो सम लगा देंगे उसमें, तो राम संविधान हो जाएंगे। कितना सिंपल है ये। तो आप उसको देख नहीं रहे, जो खतरा है, जो आगे आने वाला है वो ये नहीं है, ये संविधान बदला जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र की बुनियाद, ये जो कैबिनेट का रिजोल्यूशन है, ये वो दस्तावेज है ताकि इतिहास में एनालिसिस लोग करें तो सही ना समझ पाए, लिहाजा एक फर्ज करने के लिए ये दिया गया है। ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है, और इससे आगे जब 2024 का चुनाव हो जाएगा तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई कि अब तो आत्मा आ गई, अब आत्मा बोलेगी भी, और राष्ट्र की आत्मा जब जब बोलेगी तो जय श्री राम करेगी, जय श्री राम करेगी तो ये जो संविधान बनेगा अब जिंदा लोगों का, और जिंदा वो कौन से हैं? जो जोर से नारे लगा रहे हैं राम के नाम पे जय श्री राम। ये उनके लोगों के अनुभूति को लेते हुए, उनकी इच्छा को लेते हुए एक नया संविधान बनेगा, मरे हुए लोगों का संविधान, जिनमें आत्मा ही नहीं थी,
उनको हटा दिया जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। इसमें सही बात है, बहुत सही बात है, सही पॉइंट किया कि जब प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, प्रेम्बल, जब वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन ही लिखी हुई, हम भारत के लोग, और हम लोगों ने जब से होश संभाला और स्कूलों में कई जगह ये संविधान की प्रस्तावना हम लोगों को पढ़कर सुनाने को कहा जाता था या प्रार्थना के बाद इसका रिहर्सल होता था, तो हम लोगों के जहन में वो लाइनें हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के जो भी, तो वो प्रस्तावना, वो संकल्प, वो संविधान के प्रति करोड़ों लोगों की जो एक अवधारणा है, उस अवधारणा को सिर्फ आप इस तरह के प्रस्ताव के साथ तोड़कर खारिज कर देते हैं कि आप जब ये कह देते हैं कि 1947 में सिर्फ भारत का शरीर स्वतंत्र हुआ था, आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा अब हुई। सही आपने व्याख्या की। तो जो आप 47 के बाद से अब तक 75 साल हो गए, 76 होने जा रहे हैं, तो 76 साल से बिना आत्मा के ये शरीर देश है, इस शरीर की आत्मा ही नहीं है, बिना आत्मा के संविधान से देश चल रहा है। फिर वो जो लोग जिन्होंने ये संविधान की प्रस्तावना लिखी थी, हम भारत के लोग, वो कौन लोग थे? सही सवाल उठाया। लेकिन एनके सिंह साहब, ये सवाल उठाने वाले लोग आज की तारीख में बहुत हाशिए पर तो नहीं जा रहे, क्योंकि मोदी और मीडिया का ज्वाइंट वेंचर इसी तरह की के नैरेटिव को सेट करता है। इसमें एक लाइन नैरेटिव शब्द का भी इस्तेमाल है सिंह साहब, एक जगह लिखा हुआ वही जो आपने बताया, शताब्दियों तक इसकी प्रतीक्षा की, आज भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नए युग का प्रवर्तन हुआ है और आज एक नया नैरेटिव सेट करने वाला आंदोलन हुआ है। तो यही तो नैरेटिव सेट करना है क्या जी? तंजुम एनके सिंह, ये संविधान क्या कर रहे हैं? संविधान तो वो है जो मोदी जी ने विधान बनाया, वही संविधान है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि ये नैरेटिव ऑलरेडी वो सेट कर चुके हैं और ये भावी पीढ़ी में कोई फिर एनके सिंह, अजीत अंजुम पैदा ना हो, और पैदा हो तो उसको इसी तरह दबा दिया जाए। लिहाजा इतिहास में ये टाइम, मैं बार बार यही कह रहा हूं, मोदी जी ने ये टाइम कैप्सूल के रूप में, इसको जो होता है ना कि टाइम कैप्सूल को कुएं में उसको सुरक्षित करके डाल दिया जाता है, ताकि आने वाले जब रिसर्चर्स आए 1000, 2000, 4000 साल बाद, तो भी वो देखें तो ये पाए कि कैबिनेट का रिजोल्यूशन था और ये वो कैबिनेट था जिसमें कहा गया है, मोदी जी आपके वजह से, उस पर कैबिनेट पे कहा गया, तो कैबिनेट को इंडिपेंडेंट नहीं दिखाया गया है, आपकी कैबिनेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। मोदी जी, ताकि मैसेज रहे कि ये कैबिनेट हमारा है। लिहाजा एक नेता है जो राम कृष्ण के बाद ये एक अकेला आया है, अशोक वगैरह बहुत पीछे चले जाएंगे। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है मोदी का, ये देवतुल्य अपने को बनाने का है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और ये हम लोग की आवाजें, हम निराश हो सकते हैं, और ये बात सच है कि सत्यमेव जयते, ये आत्मनेपदी सत्यमेव होता है, जयति नहीं है। सत्यमेव जयते को लोग गलत मानते, गलत परिभाषा करते हैं, शायद संस्कृत उन्हें नहीं आती, मैं संस्कृत का छात्र रहा हूं। ये आत्मनेपदी है, परस्मैपदी नहीं है, वरना वो सत्यमेव जयति होता है। तो ये जयते है, इसका मतलब ये होता है जो जीता वो सत्य था। आज मोदी जीत रहे तो मोदी सत्य है, कल कोई और। लेकिन मोदी ने ये सुरक्षित कर दिया है कि अगला 5 साल तो रहेगा ही, उसके बाद ये संविधान में जो चेंजेस लाएंगे उससे ये शाश्वत हो जाएगा। और तब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25 या एक जो चीज होती है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार को करना, क्योंकि मेजॉरिटी अगर है, मान लीजिए हमने 10 लोग हैं, उसमें से 5 आदमियों ने एक बात कही, और वो इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं या एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप के हैं, तो बाकी बेकार हो जाएंगे। इसीलिए भारत या प्रजातंत्र में रिकॉग्निशन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स कहा गया है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा, और इसीलिए आर्टिकल 25 से 30 तक दिया गया है, जिसमें राइट ऑफ कलेक्टिविटीज, इंडिविजुअल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो आप चिंता कर रहे हैं, ये सच है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। हम जब कहेंगे कि मोदी ये करने जा रहे हैं, तो लोग क्या करें, राम मंदिर बनवाया कि नहीं बनवाया? और आप जानते हैं, घर घर में जब मोदी ने ट्वीट किया कि राम आए हैं हमारी झोपड़ी में, आज राम आए हैं, तो अब मोदी से कौन पूछेगा कि बेरोजगारी बढ़ी है?
रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है, क्योंकि मोदी तो पैरामीटर्स भी चेंज कर रहे हैं ना। पैरामीटर्स वर्ल्ड बैंक के जो यूएनडीपी के पैरामीटर्स है, आईएमएफ के पैरामीटर्स है, ये सारे चेंज करके मोदी वो पैरामीटर ला रहे हैं जिससे भारत उभरता हुआ लगे। बेरोजगारी कम करने के लिए उन्होंने एक नया पैरामीटर पीएलएफएस ने आपकी जब किया तो एक आंकड़ा जोड़ा जिसमें यह है कि भाई वो भी बेरोजगार नहीं जो अवैतनिक काम कर रहा है। आप जरा सोचिए, दुनिया में कभी हुआ है इसको? नहीं, तो आपको याद ही होगा, मोदी ने जी न्यूज के सुधीर चौधरी को इंटरव्यू में कह दिया था 2019 के पहले ही कि पकौड़ा जो बेच रहे हैं वो भी तो रोजगार है। जैसे मोदी जी जब आए तभी लोग पकौड़ा बनाना तलना सीखा, और उसकी भी ट्रेनिंग मोदी जी ने ही दी, वरना उसके पहले कोई पकौड़ा बेचता ही नहीं था। तो जब प्रधानमंत्री से रोजगार के सवाल पूछे जाए, नौकरियों के सवाल पूछे जाए, उनके वादों की याद दिलाई जाए, तो कहे आपके चैनल के बाहर जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी तो रोजगार है। अरे भाई साहब, आपके चैनल के बाहर जो पकौड़ा बेच रहा है, या मैं जहां बेगूसराय में वहां पकौड़ा बचपन से बेच रहा था, तब मोदी जी राजनीति में भी नहीं थे, तब भी पकौड़ा बेच रहा था, आज भी पकौड़ा बेच रहा है। या जो भी देश में ऐसे करोड़ों लोग अपने ढंग से जो भी अपनी आमदनी के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही एक नैरेटिव देश में बना। अब जो आप कह रहे हैं सही बात है। मैं फिर भी एक बार दर्शकों को, वो क्योंकि बहुत सारे दर्शक बीच में आते हैं, कि इस कैबिनेट ने, मोदी सरकार की कैबिनेट ने, मोदी जी की कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जननायक तो है ही ये कहा है, लेकिन नवयुग प्रवर्तक के तौर पर सामने आए ये कहा है कैबिनेट ने। लेकिन खास बात, कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में अमित शाह हैं, जिस कैबिनेट में नितिन गडकरी हैं, जिस कैबिनेट में राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह जो अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, मोदी से सीनियर हैं, उनकी अध्यक्षता के वक्त ही मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तावित हुआ था गोवा में। तो वो सारे सीनियर लीडर की मौजूदगी में कैबिनेट ने पास किया कि कैबिनेट के सदस्यों के लिए यह अवसर जीवन में एक बार का अवसर नहीं, बल्कि अनेक जन्मों में एक बार का अवसर आया है। कैबिनेट ने पास किया कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि देश की सर्वोच्च समिति कैबिनेट में इस अवसर पर हम सब विद्यमान हैं। दरअसल ये कह रहे हैं कि हम सब इस कैबिनेट में विद्यमान हैं, जिस कैबिनेट के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी आप हैं, आपकी कैबिनेट में हम शामिल हैं, ये हमारे लिए मतलब कई जन्मों का फल है। तो ये तो स्थिति हो गई देश में, और ये इन सब के साथ एक वो दिशा देश को उस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश हो रही है, जो दिशा जिसमें बहुत तरह के खतरे हैं, और जहां संविधान का मायने नहीं है, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार का कोई मतलब नहीं है। और जो आपने कहा एनके सिंह साहब, बेरोजगारी, महंगाई, हंगर इंडेक्स, ये सबको मानते कहां है? वो कहते हैं नहीं, देश में सुख चैन है, हर घर में, सही कहा, झोपड़े में राम आ गए, झोपड़े में राम घर घर में पहुंचाया जा रहा है, लोग खुश हैं, और लोग को खुश करने के लिए ऐसे नैरेटिव बनाए जा रहे हैं। अब उसमें देश का एक बड़ा तबका, भाई बार बार हम लोग बोलते हैं, भाई वोट तो मोदी जी को 22 करोड़ लोगों ने दिए, उसमें जो बाकी हिंदू भी थे 2/3 उन्होंने भी नहीं दिए ना मोदी जी को वोट। लेकिन क्या वो सब लोग मायने नहीं रखते इस नैरेटिव में, इस तरह के प्रचार में और इस तरह की राजनीति में? देखिए, बड़ा सिंपल सा है कि ये जो हमारा आप जो 23 करोड़ कह रहे हैं, दरअसल यही हमारी एफपीटीपी की प्रॉब्लम है। मोदी ऐसे लोग सरवाइव कैसे करते हैं? सेलेक्टेड ऑडियंस को, बाय चांस बहुत दिन से ये नहीं हुआ था, तो बीजेपी ने 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर तलाशा। राम इसलिए कि राम में राजा भी है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, लिहाजा राम एक अच्छा आइडेंटिफाइबल थे जो वेस्ट में और साउथ में लगभग सभी जगह एक्सेप्टेबल है। लिहाजा 1984 से ये सिलसिला शुरू हुआ और ये रफ्तार पकड़ गया। तो अब उस प्रतीक को आपको और शार्पन और तेज करना था। मोदी जी इसके एक्सपर्ट थे, संघ ने माना। मुझे याद है, मैंने संघ से एक बार पूछा था कि मोदी जी के व्यक्तित्व को लेके आप लोग क्या मुतमईन है? कि बोले कि हाँ जानते हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है। तो हकीकत यह है कि मोदी जी कालांतर में एकल नेतृत्व के स्वामी होंगे और सिर्फ मोदी रहेंगे। ये कैबिनेट का ये मैंने 20 बार पढ़ा, लग रहा था कि कोई ये कह रहा कि साहब इस जन्म तो आपने मतलब हमारा सफल कर दिया, आपने अपने कैबिनेट पे लेके जब तक हम रहे बनाए रखिएगा। कुछ इस लग रहा है कि किसी भगवान के आगे जाके आप नतमस्तक है। कैबिनेट भारत के संविधान में आर्टिकल 74-75 में
देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट इट्स हेड, ये शब्द लिखा हुआ है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइवेसी उसकी है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैबिनेट, ये किस तरह से सप्लिकेशन में गिरा हुआ है। सब अंग्रेजी का शब्द है, ये घुटनों के बल रेंग रहा है कि महाराज आपने मुझे रखा, मुझे शपथ दिलवाई, बहुत बहुत आभार, मेरे तो जन्म सफल हो गया। ये इस तरह का कैबिनेट का रिजोल्यूशन है। मतलब अब झेप लग रही है कि क्या रीढ़ किसी के पास नहीं है। और उसके शब्दावली अगर आप देखें, मैं बार बार पढ़ रहा हूं और देख रहा हूं किस मानसिकता से ये बनाया गया होगा। बहरहाल, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मोदी जी ये टाइम कैप्सूल के रूप में इतिहास में दर्ज कराना चाहते हैं कि ये युग प्रवर्तक हैं, और इसका एंडोर्समेंट न केवल समाज से, क्योंकि 23 करोड़ वोट में तो मिल ही रहा है, लेकिन कैबिनेट और हर स्तर पे कोई ताज्जुब नहीं कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई जजमेंट ऐसा आ जाए कि मोदी जी ने जो किया है वो सही है। इस तरह की कोशिश भी आप कर सकते हैं, सरकार के लेवल पे हो सकती है। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा वो, क्योंकि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों को तो मान रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हकीकत ये है कि हर इंस्टीट्यूशन से ये इंडोर्समेंट कराएंगे, पार्लियामेंट से। कोई ताजुब नहीं है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो, आपकी बजट सेशन शुरू हो, तो पहला यही हो कि साहब युग प्रवर्तक आप तो हैं, और ये बजट सेशन आपको अनुमोदित करता है। ये भी एक प्रयास हो सकता है ताकि पार्लियामेंट का इंडोर्समेंट मिल जाए। तो ये सारी कोशिशें होंगी, क्योंकि इन्होंने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही लिया विपक्ष को कि चलो जिसको जाना है बाहर जाओ। भाई 150 विपक्षी सांसदों को बाहर करके भी जो बिल पास कराने थे, अहम बिल, जरूरी बिल, वो पास कर दिए, क्योंकि बहुमत का अहंकार सर चढ़कर इतना बोल रहा है कि उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है विपक्ष के लोगों, एक दिन में 70 लोगों को निकाल देना इतिहास में नहीं हुआ। तो ये इन्हें ये अहंकार है कि हमारे साथ ये 23 करोड़ वोटर हैं, 300 से ज्यादा सीटें हैं, और उसके बाद जो चुनाव आ रहे हैं 2.5 महीने बाद, उसके लिए हम राम का नाम लेकर जाएंगे, राम के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, और बाकी सबको रामद्रोही और हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, देश विरोधी, ये सब खांचे में फिट करेंगे। और जो राम की आस्था के नाम पर, या राम के नाम को बेच कर, कहें तो बेच कर, लोगों के जहन में हम ऐसे अपने नैरेटिव को पेवस्त करेंगे कि हम फिर से सत्ता के करीब पहुंचेंगे। यही कुल मिलाकर इनकी सोच है, और इसलिए ये चुनाव के पहले इसको इतना ऊपर ले जाना चाह रहे इस मुद्दे को, ताकि कोई भी मुद्दा कोई उठाता रहे, हम उठाएं, आप उठाएं, ऐसे सैकड़ों यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं वो उठाएं, या विपक्ष उठाए, या राहुल गांधी उठाए, वो बेमानी हो जाए। लोगों को लगे ये लोग तो विघ्न संतोषी लोग हैं, ये मोदी जी के अच्छे काम इन्हें दिखते नहीं है, मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया भारत को पहले, अब नवयुग प्रवर्तक हो गए योगी जी, नवयुग प्रवर्तक। योगी जी ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 500 साल का इंतजार पूरा कर दिया, और फिर भी ये मोदी जी की आलोचना करते। तो यही लोगों को भरना चाहिए। अजय जी, मोदी जी के अच्छे काम करे तो हम भी उसको इंडोर्स करें। सवाल यह है, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मोदी जी से हमारा संबंध रहा है, हम जब एज ब्यूरो चीफ, और हमारा वहां पे गुजरात चैनल भी था, तो हम लोग परस्पर एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो करे तो इसमें कोई मुश्किल ये नहीं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, दरअसल उनको अच्छे परिवार, उन्होंने ऐसा ब्लॉक कर दिया है मोदी जी ने उनकी सोच को, कि उनके अच्छे काम समझ में नहीं। उनको राम मंदिर की ऊंचाई अच्छा काम लग रहा है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बात को जब हम कहते हैं तो कहते हैं ये तो मोदी विरोधी है। मुश्किल ये है, हमारी जो सबसे बड़ी त्रासदी है, वो जो सामूहिक जन सोच है, कलेक्टिव विजडम, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और ये बार बार यही कहता हूं कि मोदी जी 500 साल भारत को पीछे ले गए हैं, क्योंकि 500 साल में जो आपने तर्क शक्ति या चीजें डेवलप की, उसको मोदी जी ने ब्लॉक कर दिया है। लिहाजा अब मोदी जी कुछ ना करे, खाली राम राम जपवाते रहे, तो वो भूखे पेट मर जाएगा, उसका बेटा भूखे मर जाएगा, लेकिन वो राम राम, और तब ये कह देंगे कि देखो राम के काज के लिए चला गया, ये दुनिया से उठ गया, इसका 15 वर्षीय बेटा भी उठ गया। ये यहां तक ही उसको ले आएंगे, क्योंकि हमने उस सोच को ब्लॉक कर दिया है जो तार्किक होता है। खतरा इस मतलब ये बड़ा है। और दूसरा, अगर हिंदू राष्ट्र बना देंगे संविधान में, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, फिर सब खत्म हो जाएगा।
तो लिहाजा मोदी जी का जो रास्ता है, ये कोशिश यही होगी कि इतिहास में हम भगवान राम कृष्ण के बरक्स कहीं खड़े हो, और अशोक वगैरह, अब ये नेहरू और तो काफी पीछे हो गए। भाई वो तो चंपत राय जो मंदिर ट्रस्ट के करता धरता है, मंदिर निर्माण समिति को कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं। बीजेपी के दर्जनों नेता कहते हैं वो 18-20 घंटे काम करते हैं, 22 साल से खुद छुट्टी नहीं ली। मोदी जी भी कह देते हैं सोते नहीं है, 24 घंटे काम करते हैं, 22 साल से छुट्टी नहीं ली, विष्णु के अवतार हैं। ये सारे तो इसीलिए हो रहा है कि वो दैवीय हैं, वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं, और इसीलिए उन्हें 11 दिन का उपवास किया। तो जो वहां साधु संत थे उनमें से जो जिन्होंने उपवास तोड़वाया, और जो लोग वहां बोल रहे थे कि भाई उन्हें 3 दिन के लिए उपवास के लिए कहा गया, उन्होंने 11 दिन रख लिया, और हर रोज के उपवास को प्रतिज्ञा और तपस्या की तरह चैनलों पर दिखाया गया। तो कहा ही जा रहा है कि आप इसी तरह से सोचिए कि मतलब आम आदमी नहीं है ये, कोई ऐसे मतलब हम लोगों की तरह कोई इंसान नहीं है, ये तो दैवीय अवतार है। बिल्कुल, वो तपस्विता वाला जो लाया गया है ना, वो इसीलिए कि ये असामान्य नहीं है। राम तपस्वी थे, जब वो वन गमन में गए तो तपस्विता थी। लिहाजा राम के बरक्स मनाए जाए कि यार एक आदमी आया है, और ये वही गीता का आदमी है जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं सृजाम्यहम्, मैं अपने को सृजन करता हूं। जब जब ग्लानि धर्म की क्षति होती है, तो हम लोग तो क्षति कर रहे हैं ना। ये अजीत अंजुम और एनके सिंह ये तो क्षति कर रहे हैं धर्म की, इसीलिए हमें आना पड़ा। ऐसे तमाम लोग थे, और तब भारत की, और उसमें लिखा क्या है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय सभ्यता शताब्दियों से ये चाह रही थी। जरा गौर कीजिएगा, जी देखा, भारतीय सभ्यता ये चाह रही थी। मतलब कि मोदी जी ने जानबूझ के लिखवाया कि फ्यूचर एनालिस्ट इसको भारतीय सभ्यता से जोड़े, कि ये सब सिविलाइजेशनल मार्च था, जिसमें कि ये राम मंदिर बना है। कल्चरल तो है ही है, सिविलाइजेशनल भी है। ये कह के तो कोशिश ये है कि ये कुल मिला के मोदी जी को ईश्वर स्वरूप बना दिया जाए, और वो भी छोटा मोटा ईश्वर नहीं, या ईश्वर का दूत नहीं। जैसे कहा जाता है कि भगवान अपने लोगों को भेजते हैं, मोदी जी वो वाले नहीं, वहां पे संतोष नहीं है। ये ईश्वर के रूप में आए हैं मानव शरीर में, और बहुत दिन बाद लिया है। उधर राम ने लिया था, उसके बाद अब मोदी जी आए हैं। ये यहां तक इसको लाके छोड़ेंगे, और हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। घरों में हम लोग के फोटो लगेंगी मोदी जी की, और वो मूर्ति बनेगी, उसपे हम लोग पूजा करेंगे। और कोई ताजुब नहीं कि भाई प्रकट कृपाला की तरह होगा कि भाई प्रकट मोदी। चलिए, ये एक खतरा है, जिस खतरे की तरफ हम लोग बार बार जिस खतरे का जिक्र करते हैं, आगाह करते हैं। कोई आदमी जो राजनीति में हो सीधे तौर पर, जो साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता हो, जो विपक्षी दलों को विपक्षी, जब दीदी वो दीदी कर रहे थे, उसी पर आ रहा हूं, जो विपक्षी दलों के, और मोदी जी का वहां झुकना देख लीजिए, दोनों में पैराडॉक्स मिलेगा कि मोदी भी पॉलिटिशियन, वो यहां तक जाता है। मोदी जब ईडी छापे मारता है तो वो असली मोदी का स्वरूप होता है, लेकिन दूसरा स्वरूप जब वो लमलेट हो जाते हैं भगवान के सामने, तो लेकिन मुश्किल ये है कि वो वाला हमारी मीडिया दिखाती है, ये वाला नहीं दिखाती। जी, तो वही कह रहा हूं, मैं क्लोजिंग कर रहा था, वही मैं कह रहा हूं कि वो मोदी जिन्हें वहां देखा गया अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और वो मोदी जिन्हें हमने 9.5 साल से भी देखा, 9.25 साल से, और उसके पहले भी देखा मुख्यमंत्री रहते, वो मोदी जिनके दौर में गुजरात में दंगे हुए और उन पर आरोप लगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए एक तरह से उन्होंने आंखें मूंद रखी थी, और बहुत सारे आरोपों में ये भी था कि बहुत सिस्टम को एक तरह से छूट भी थी, और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। ये अलग बात है कि मोदी को क्लीन चिट अदालतों से मिली। एक सेकंड पूरा करने दीजिए। और मोदी के पूरे कार्यकाल में जिस ढंग से विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना बनाया, दीदी ओ दीदी, अश्लील भाषण का वंश जिसे सुनकर कोई भी शर्मिंदा हो जाए कि एक सूबे की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के लिए देश की सत्ता का सबसे बड़ा सत्ताधीश अगर दीदी ओ दीदी, तो क्या मतलब है। वो शख्स जब कांग्रेस पार्टी की जो मुखिया या अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहे, वो शख्स जब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए कहे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड,
वो जब कहे जर्सी गाय, ऐसे बयानों की लिस्ट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए दिए। और अल्पसंख्यकों के लिए और मुस्लिमों के लिए उनका क्या नजरिया है बीजेपी का, ये घोषित है। जब अमित शाह कहते हैं कितनी जोर से बटन दबाना कि करण शाहीन बाग में लगे, और प्रधानमंत्री मोदी जब झारखंड में कहते हैं कि कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं, और जब गिरिराज सिंह से लेकर दर्जन भर लोग मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी रहती है। लेकिन बीजेपी का एक विंग, संघ का एक विंग, इंद्रेश कुमार का एक संगठन मोदी भाईजान के नारे के साथ, जुमले के साथ चंद मुसलमानों को अपने पाले में लाकर यह बताने की कोशिश करता है कि मुस्लिम भी मोदी जी को पसंद कर रहे हैं और देश के मुसलमान मोदी जी से खुश हैं। चैनलों में कुछ मुस्लिम्स को बुलाकर, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को बुलाकर यह बताने की कोशिश होती है कि देश का अल्पसंख्यक तबका भी मोदी को ऐसे ही पसंद करता है, वो भी चाहता है कि मोदी की राजनीति उनके लिए मुफीद हो। लेकिन ये सब कुछ सर्वविदित तथ्य है, इसमें कुछ छिपने छिपाने की बात नहीं है। ये अलग बात है कि कैबिनेट के इस प्रस्ताव में मोदी जी को एकदम देवता स्वरूप, जननायक तो है ही कहकर नवयुग प्रवर्तक के तौर पर देश के सामने रखने की कोशिश की गया। आप बताइए इनके सिंह साहब, खत्म करेंगे। और कुछ नहीं, ये आप शायद हम लोग बातचीत में भूल गए थे। इसमें यह भी कहा गया है 13वें पॉइंट पे, हालांकि जन आंदोलन के रूप में हमने इमरजेंसी के समय लोगों के बीच में एकता देखी थी, लेकिन वह एकता तानाशाही के विरुद्ध एक प्रतिरोधी आंदोलन के रूप में उभरी। मतलब कि वो जो था वो तानाशाही था और मोदी इसी के खिलाफ तो है, ताकि कभी कोई तानाशाही का आरोप न लगाए। तो इसलिए इस प्रस्ताव में यह भी डाल दिया गया है, और पॉलिटिकल तो है ही है कि इमरजेंसी में तानाशाही थी, बस अब उसके बाद खत्म हुई तो फिर तो कभी आई ही नहीं, और अब तो हर आदमी उन्मुक्त है। तो ये भी एक डाला गया है डेलिबरेटली इसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। हमारी बातचीत होती रहेगी, और अभी चुनाव है, 2 महीने में बहुत सारे रंग दिखेंगे। अभी खबर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खबर ये भी आई कि बीजेपी का थीम सॉन्ग चुनाव का आने वाला है या रिलीज हुआ, उसमें भी राम मंदिर का जिक्र है। जाहिर है अभी से 2 महीने 2.5 महीने तक राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर के साथ वो नैरेटिव जो प्रधानमंत्री मोदी आपके दिमाग में भरना चाहते हैं। और ये भी कि अब फरवरी में तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं जाएं, लेकिन मार्च में हर रोज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ जाएंगे। मोदी कैबिनेट के वो मंत्री जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया वो भी जाएंगे, और लगातार आप यही देखेंगे कि देश में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश जैसे भगवान राम को लाने वाले मोदी देश में राम राज्य ला रहे हैं। और राम राज्य की क्या परिभाषा है और देश में क्या स्थितियां हैं, हम और एनके सिंह जैसे लोग लगातार बात करते रहते हैं, इसलिए फिलहाल इस वीडियो में दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, और सिंह साहब आपको नमस्कार।